ये ऐसी कौन सी समास है जिसमें कोई से भी पद की प्रधानता विशेषण या उपमान आते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो कर्म है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से के संबंध में काटे की अधिकरण में के आधार पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है ना, इससे अलग होना। तो यहाँ पर से का मतलब क्या है, से अलग होना। आपको यदि तत्पुरुष समास को पहचानना है ना, तो आपको उसका समास विग्रह करना आना चाहिए। जय भारत मित्रों, मैं शशिराज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडयू और ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए हिंदी के लेक्चर्स लेके आता हूं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेक्चर लेकर के आया हूं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग जो देख रहे थे वो समास पढ़ रहे थे, है ना। हमने सबसे पहले समास की परिभाषा को समझा था, है ना। फिर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उस चीज को समझा था। फिर उसके बाद हमने जो 3 समास के भेद थे उन्हें देखा था, है ना। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने ये नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें हमारी जो 3 समास बची हुई थी वो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, एक बहुब्रीहि समास है, एक कर्मधारय समास है और एक तत्पुरुष समास है। ये तीनों बचे हुए थे। इन्हीं चीजों को आज अपन कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो हम अभी समास देखने वाले हैं, जो आप 4th नंबर को देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है बहुब्रीहि समास, है ना। तो बहुब्रीहि समास के भी जैसे कि हमने सारे लास्ट लेक्चर्स में हमने जो देखा था उसमें हमने की पॉइंट्स छोटे छोटे तीनों के अलग अलग पॉइंट्स को देखा था, उसी प्रकार इसको भी हम देखेंगे, है ना। तो यदि आपको एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी समास है जिसमें कोई से भी पद की प्रधानता नहीं होती है, क्या कहा मैंने आपसे, उसको ध्यान से सुनिएगा कि ऐसी कौन सी समास है जिसमें कोई से भी पद की प्रधानता नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा वो बहुब्रीहि समास है ना। वो कौन सी समास होगी, बहुब्रीहि समास। फिर यदि आप से इसी में अपन नेक्स्ट चीज देखें कि यदि इसकी परिभाषा को देखें, तो वो सामासिक पद जो एक तीसरे विशेष अर्थ का बोध कराते हो, ऐसे सामासिक पद किसके अंतर्गत आते हैं, वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और ऐसा कहा जाता है या फिर ये ऐसा है कि जो इसमें बोला जाता है उसका अर्थ वो ना होकर एक तीसरे के लिए इंडिकेट करता है। वो किसको इंडिकेट करता है, तीसरे विशेष अर्थ को। वो समास कौन सी होती है, वो बहुब्रीहि समास होती है ना। यदि मैंने आपसे कहा, आपने एक बहुत बार एक एग्जाम्पल देखा होगा, आपने सुना होगा अपनी लाइफ में कि लंबोदर, क्या सुना होगा आपने, लंबोदर। लंबोदर क्या होता है, यदि इसका समास विग्रह किया जाए और इसको समझा जाए तो लंबा है उधर जिसका, अर्थात वो कौन होते हैं जिनका लंबा पेट है, वो कौन है ना। तो लंबा है उधर जिसका, अर्थात वो कौन है, भगवान श्री गणेश। तो यहाँ पर बोला और कुछ गया है और उसका एक तीसरा विशेष अर्थ निकल कर आया है, इसलिए ये किस समास के अंतर्गत आएगा, वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। और यही कारण है कि इसमें कोई से भी पद की क्या नहीं होती है, प्रधानता नहीं होती है। यदि मैंने आपसे कहा कि सतीश, काफी अच्छा एग्जाम्पल, इसको ध्यान से समझिएगा, सतीश, तो सतीश का विग्रह, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सती के है जो ईश, सती के जो है ईश, वो अर्थात वो है कौन, भगवान शिव जो है वो कौन है, सती के ईश है। तो सतीश भी कहीं ना कहीं कौन सी समास का उदाहरण होगा, वो भी बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। भूतेश, क्या कहा मैंने आपसे, भूतेश, यदि मैंने कहा भूतेश, तो भूतेश क्या होता है, यदि आप इसको विग्रह करके देखेंगे तो भूतों के हैं जो ईश, तो भगवान शिव ही है किसके ईश है, भूतों के। तो ये भूतेश जो भी है, ये वाला जो सामासिक पद है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा, है ना। पीतांबर भी आपने सुना है कहीं ना कहीं। तो पीतांबर क्या है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात मतलब यहाँ पर अंबर का मतलब ये ना समझिएगा कि आसमान, है ना। यहाँ पर जो अंबर है उसका मतलब क्या होता है, जो वस्त्र, जो कपड़ा डालते हैं गले में, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किस कलर का है, पीले रंग का है। तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात वो कौन, भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है, पीतांबर कहा जाता है। विष्णु जी को कहा जाता है कि कृष्ण जी को कहा जाता है, विष्णु को ही कहा जाता है ना। चलिएगा, तो ये वाली जो समास थी बहुब्रीहि समास, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको समझाया वो चीज समझ में आई होगी। वापस से मैं इस चीज को वापस से रिपीट कर देता हूं
ऐसे समास, यदि प्रश्न पूछा जाए वापस से कि ऐसी कौन सी समास है जिसमें कोई सी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, तो वो कौन सी समास है? बहुब्रीहि समास है ना। यहाँ पर जो अर्थ होता है तीसरे विशेष अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। और मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और बुक्स में जाते जाइएगा। आप जितने ज्यादा एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा बुक्स को रेफर करेंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आती रहेंगी, है ना। नेक्स्ट चीज जो आप देख रहे हैं, कर्मधारय समास, बहुत इंपॉर्टेंट समास है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए इसको समझिएगा। मैंने आपको समास पढ़ाते वक्त दो चीज बतलाई थी कि किसी भी समास में कितने मिनिमम पद होना चाहिए। दो पदों को मिलकर ही एक क्या बनता है? समासिक पद बनता है। पहला वाला जो पद होता है उसे कहा जाता है पूर्व पद और दूसरा वाला कहा जाता है तो उत्तर पद। अब हम जो देख रहे हैं वो कर्मधारय समास को देख रहे हैं, ठीक है। यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आपसे कि ऐसी कौन सी समास है जिसके पूर्व पद में विशेषण, पहला क्या बोला मैंने आपको? विशेषण, और दूसरा क्या होगा? उपमान। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी समास है जिसके पूर्व पद में विशेषण या उपमान आते हो, तो ध्यान रखिएगा वो कर्मधारयी समास है ना। और इसमें भी पहले पूर्व पद की प्रधानता होती है, उसके बाद इसके पूर्व पद में क्या आते हैं? विशेषण आते हैं। तीसरी बात, इसके पूर्व पद में क्या आते हैं? उपमान आता है ना। तो यहां पर यदि मैं आपको यहां पर एक उदाहरण देकर के समझाऊं कि विशेषण कौन सी चीज है, उपमान वाली कौन सी चीज है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं लिखता हूं दोनों चीजों को यहां पर। यहां पर मैंने लिखा है शशिमुख, है ना। तो जब आप इसका विग्रह करोगे समासिक पद का, तो आप लिखोगे शशि रूपी मुख। शशि मतलब क्या होता है? या फिर शशि के समान मुख। शशि जो है चंद्रमा को कहा जाता है ना, के समान मतलब आप जो ये मुख है इसकी तुलना किससे कर रहे हो? चंद्रमा से कर रहे हो। तो उपमान वही होते हैं वे शब्द जिनसे किसी शब्द की तुलना की जाती हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है। तो यहां पर मुख की तुलना आप किससे कर रहे हो? शशि से कर रहे हो। तो यहां पर ये वाला जो उदाहरण होगा वो किसका उदाहरण होगा? वह उपमान का उदाहरण होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि लोह पुरुष, क्या कहा मैंने आपसे? लोह पुरुष। क्या कहा मैंने आपसे? लोह पुरुष। तो जो लोह पुरुष है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आप क्या बोलोगे? लोहे के समान पुरुष। तो कहीं ना कहीं आपने पुरुष की जो तुलना है वो किससे करी है? लोहे से। तो यहां पर ये वाला उदाहरण भी किसका होगा? ये भी उपमान का ही क्या होगा? उदाहरण होगा, है ना। ये वाली चीज आपने उपमान वाली देखी। अब मैं आपको जो विशेषण वाले हैं वो चीज बताता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि नवयुवक, क्या कहा मैंने आपसे? नव युवक। तो नव मतलब क्या होता है? नया, है ना। तो मुझे बताया नया, पुराना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये विशेषण है या नहीं है? तो नया है जो युवक, है ना। क्या कहा मैंने? नया है जो युवक। तो यहां पर युवक के आगे क्या बोला आपने? नया। तो नया, पुराना, ये सारी की सारी क्या चीज है? ये विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, है ना। तो किसका उदाहरण होगा? विशेषण का। यदि मैं आपसे कहूं कि नील कमल, है ना, तो नीला है जो कमल। क्या बोला मैंने आपसे? नीला है जो कमल। तो हरा, नीला, पीला, ये क्या है? कहीं ना कहीं विशेषण है या नहीं है ना। तो नील कमल जब कहा मैंने, जब आप इसका विग्रह करोगे तो आप इसे क्या बोलोगे? नीला है जो कमल। तो नीला यहां पर क्या है? विशेषण है। तो मैं आशा करता हूं मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आई होगी। वे सामासिक पद जिसके पूर्व पद में विशेषण या फिर उपमान होते हैं, वो कौन सी समास होती है? वो कर्मधारय समास होती है ना। समझ में आया आप लोगों को ये? जो लास्ट आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है तत्पुरुष समास, है ना। जो समास में हमारा जो लास्ट बचा है तत्पुरुष, मैं इसको आपको लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब हमने समास पढ़ा था, स्टार्ट किया था पढ़ना, जब मैंने आपसे बोला था
कि समास के कितने भेद हैं, तो आपने मुझे कहा था कि सर समास के 6 भेद हैं। पर तत्पुरुष समास को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको बतला दूं कि तत्पुरुष समास के अंदर इसको 6 भागों में बांटा गया है। तो तत्पुरुष समास के ही अपने आप में कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और वो किसके आधार पर विभाजित हुए हैं, तो अब यहां पर देख रहे होंगे मैंने एक हेडिंग डाली है, सर ये दिख रहा है कॉर्नर में, चेक करिएगा, दिख रहा है। तो यहां पर आप जो हेडिंग डाला है मैंने कारक, इन कारक के आधार पे ही जो 6 भेद है तत्पुरुष समास के वो इसी पे आधारित है। तो पहले कारक की परिभाषा समझिएगा, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक लेक्चर बनाऊंगा मैं कारक, उसमें आपको पढ़ाऊंगा। पर कारक की पहले परिभाषाएं समझिएगा, फिर उसकी विभक्तियां देखते हैं। इनको 8 भागों में बांटा गया कारक को, जो 8 प्रकार है कारक के हुए हैं, है ना। तो इसकी पहले परिभाषा समझिए जो मैं बोल रहा हूं। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध कर्म और क्रिया से बतलाते हो। क्या कहा मैंने आपसे कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध कर्म और क्रिया से बतलाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। यदि मैं आपसे कहूं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, क्या कहा मैंने आपसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी। किसने? राम ने। तो राम यहां पर क्या संज्ञा है या नहीं है? पुस्तक क्या है? हाँ, और क्रिया क्या है? सॉरी, राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी क्या है? क्रिया। राम क्या है यहां पर? संज्ञा है। तो इनके मध्य कौन सा ऐसा शब्द है जो संबंध बतला रहा है? तो आप यहां पर देख रहे होगे कि ये ने जो एक शब्द है ये क्या बतला रहा है? संबंध बतला रहा है। किसका? संज्ञा का कर्म और क्रिया से। तो यदि मैं इसमें पूछूं कि इसमें कौन सा कारक है, तो जहां पर आप ये देख रहे होंगे कारक को मैंने आठ इनको लिखा है कि कर्ता ने, तो यहां पर ने विभक्ति का यूज किया गया है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? ये कर्ता कारक होगा। तो एग्जांपल था छोटा सा जो आपको मैंने समझाया, क्योंकि इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हमको भी पहले समास पढ़ना है, उसके लायक अब इस चीज को समझते हैं हम लोग, है ना। तो कारक वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध कर्म और क्रिया से बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। इनकी प्रत्येक की अपनी 8 क्या विभक्ति है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से के संबंध में काके की अधिकरण में पर और संबोधन है ना। अब ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, सबसे ऊपर वाला कारक कर्ता कारक को छोड़ दिया जाए और सबसे जो नीचे वाला कारक है संबोधन, इसको छोड़ दिया जाए। तो इसको छोड़ने के बाद आप यहां पर देख रहे हैं कितने कारक बचे हैं? हाँ, कितने कारक बचे बताओ? यहां पर बचा है 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये 6 ही किसके उदाहरण, सॉरी ये 6 ही किसके भाग हैं या किसके भेद हैं? ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब कुछ छोटे एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी समास है, पर जब एग्जाम का लेवल टफ हो जाता है, जब उसमें पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया कोई सा भी एक सामासिक पद और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, 4 ऑप्शन वहां पर आपके पास होंगे। कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष है। तो इसको यदि आपको पहचानना है तो ध्यान रखिएगा समास का विग्रह करते आना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आप जितना बुक्स को रिफर करेंगे, जितने एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उतना आपके माइंड में वो बैठते रहेंगे, है ना। तो ये 6 जो है ये किसके उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तत्पुरुष समास। ये चीज आपने समझ ली। नेक्स्ट चीज प्रधानता की बात आती है। किसकी बात आती है? प्रधानता। प्रधानता आप जानते हैं क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि भाई बहुब्रीहि समास में ऐसी कौन सी समास है कि कोई से पद की प्रधानता नहीं होती है, वही चीज है ना। तो इसको भी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अभी। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी समास है जिसमें उत्तर
उत्तर पद की प्रधानता होती हो। क्या कहा मैंने आपसे कि ऐसी कौन सी समास है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती हो और पूर्व पद गौण होता हो। तो ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है ना। समझ में आया। अब इन छयों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले कर्म देखेंगे, फिर करण देखेंगे, है ना। तो ये विग्रह पे डिपेंड करते हैं, ये आप पहचानेंगे कैसे, मैं आपको बता। कारक के जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि जो 8 भागों में कारक को बांटा गया है ना, और उसी के आधार पर यदि सबसे ऊपर वाला कर्ता कारक छोड़ दिया जाए और संबोधन वाला कारक छोड़ दिया जाए, उसके बाद उसके बीच में जो भी 6 कारक बचते हैं, जैसे कि कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इन्हीं 6 के आधार पर तत्पुरुष समास के ही 6 भेद हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ण में भी विभक्ति जो है इसकी से और अपदान में भी इसकी विभक्ति क्या है, से, पर दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर जो से है, यहाँ पर से का मतलब है के द्वारा। क्या बोला मैंने आपसे, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, के द्वारा। और यहाँ पर जो से है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, से अलग होना। अपदान मतलब क्या होता है ना, किसी चीज से अलग होना। तो यहाँ पर से का मतलब क्या है, से अलग होने वाला, है ना। और यहाँ पर से का मतलब क्या है, के द्वारा। आपको जब मैं अभी उदाहरण करवाऊंगा इसके, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे उदाहरण लिख के रखे हैं। यदि मैंने आपसे कहा कि जो पहला वाला आप एग्जाम्पल को देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ गया है पॉकेट मार। आपको यदि तत्पुरुष समास को पहचानना है ना, तो आपको उसका समास विग्रह करना आना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है पॉकेट मार। यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, पॉकेट को मारने वाला। तो यहाँ पर जब आपने इसका विग्रह किया तो यहाँ पर बीच में आपको क्या शब्द दिख रहा है, को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। तो को जो है वो किसकी विभक्ति है, देखिएगा यहाँ पर कर्म को। तो ये वाला उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा, वो जाएगा कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत। समझ में आया। यहाँ पर लिखा है सेकंड उदाहरण जो आप देख रहे हैं वो चिड़ी मार। क्या लिखा हुआ है, चिड़ी मार। जब आप इसका विग्रह करोगे तो आप बोलोगे चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ पर भी जब आपने इसका विग्रह किया तो यहाँ पर आपको विभक्ति कौन सी दिखी, को विभक्ति दिखी या नहीं दिखी। और यहाँ पर आप उसको देखेंगे तो वो किसकी विभक्ति है, वो होगी कर्म कारक की विभक्ति, है ना। तो ये किसके अंतर्गत जाएंगे, दोनों उदाहरण ये जाएंगे कर्म तत्पुरुष के अंदर, और इसको बोला जाता है द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, ऐसा करके, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो आप देख रहे हैं उस पर चलिएगा, रेखांकित। रेखांकित का जब आप विग्रह करोगे तो आप क्या बोलोगे, रेखा से अंकित, या फिर उसे आप क्या बोलोगे, रेखा के द्वारा अंकित। तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट अभी क्या बतलाया था, यहाँ पर से का अर्थ किसमें होता है, के द्वारा में। किसमें होता है, के द्वारा, है ना। तो रेखांकित का आपने जब विग्रह किया तो आप बोलोगे रेखा से अंकित, तो यहाँ पर से आ रहा है, या फिर क्या बोलोगे, रेखा द्वारा अंकित। तो यहाँ पर से और द्वारा का अर्थ कौन देता है, कर्ण तत्पुरुष। कौन सा, कर्ण तत्पुरुष, है ना। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कर्ण कारक की विभक्ति क्या, से। तो ये वाला जो उदाहरण है वो किसके अंतर्गत जाएगा, वो जाएगा कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। समझ में आया। यहाँ पर लिखा मनगढ़ंत। आप बोलते ना मनगढ़ंत कहानियां मत सुना है, ये वही शब्द है मनगढ़ंत। मन से गढ़ंत, मन से या मन के द्वारा बनाई गई कहानियां। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, से आ रहा है। और से किसकी विभक्ति है, कर्ण कारक की विभक्ति है, नहीं विभक्ति। तो ये वाला उदाहरण किसके अंतर्गत जाएगा, वो जाएगा कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत। समझ में आया। यहां पर आप दिख रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है गौशाला। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, गौ के लिए शाला। और यहां पर फिर आपने जैसे ही इसको विग्रह किया और आपने बोला गौ के लिए शाला, आप वहां पर नजरें पहुंचाएं। यहां पर के लिए किसकी विभक्ति है, संप्रदान कारक की। तो ये वाला जो उदाहरण है वो किसमें जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। क्यों, जब आपने इसका विग्रह किया तो आपने क्या बोला, गौ के लिए शाला। और के लिए किसकी विभक्ति होती है, संप्रदान की। तो ये वाली कौन सी कारक का उदाहरण होगा, संप्रदान तत्पुरुष का, है ना। रसोई घर आपने कहा, तो जब रसोई घर का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या बोलोगे, रसोई के लिए
घर। तो यहाँ पर भी बीच में क्या आ रहा है, के लिए, और के लिए किसकी विभक्ति है, संप्रदान कारक की। तो ये वाला उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा, संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये तीनों चीजें समझ में आई आई होंगी, मैं आशा करता हूं इतना समझाने के बाद तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर अपादान का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया, यहां पर अपादान का कारक की विभक्ति भी क्या है, से। पर यहां पर से का मतलब क्या होगा, किस उसको कहा जाएगा, से अलग होना। एग्जांपल देंगे समझ में आएगा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त मतलब पहले आपके ऊपर बहुत सारे पाप चढ़े हुए थे, आप गंगा स्नान करने गए और वहां पर आप पाप से क्या हो गए, मुक्त हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो से है वो क्या है, से अलग होना। यहाँ पर बीच में क्या है, से। तो यहाँ पर जो से है वो किसके अंदर, अपादान के उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये वाला एग्जाम्पल किसका हुआ, अपादान तत्पुरुष का। आपने कहा ऋण मुक्त, क्या कहा आपने, ऋण मुक्त। पहले आपने लोन लिया था, आपने उसको पूरा पटा दिया, है ना। तो आप क्या हो गए, ऋण मुक्त, मतलब ऋण से क्या हो गए, दूर हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पर अपादान से का मतलब दूर होना, से अलग होने वाला। तो यहाँ पर भी तोड़ने के बाद इसको जब विग्रह कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो ये किसका उदाहरण होगा, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। घुड़दौड़, जब घुड़दौड़ का जब आपने विग्रह किया तो आपने क्या बोला, घोड़ों की दौड़। तो का, के और की किसकी विभक्तियां, वो संबंध कारक की विभक्तियां। तो जब इसको तोड़ने पर आपने बोला घोड़ों की दौड़, तो बीच में क्या आया, की आया। तो आप क्या सोचेंगे, 110% ये कौन सी विभक्ति होती है, का के की संबंध। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। समझ में आया। देश रक्षा, जब देश रक्षा का जब आप विग्रह करेंगे तो आप बोलोगे क्या, देश की रक्षा। क्या बोलेंगे आप, देश की रक्षा। का के की किसका, संबंध। तो ये कौन सी समास का उदाहरण होगा, ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण होगा, है ना। लास्ट दो ये बचे, इनको भी देख लो आप। गृह प्रवेश, जब आपने गृह प्रवेश का विग्रह किया तो आप क्या बोलते हो, गृह में प्रवेश या घर में प्रवेश। और में और पर किसकी विभक्ति आप देखें, अधिकरण कारक की विभक्ति है। तो गृह प्रवेश किसका उदाहरण होगा, अधिकरण तत्पुरुष का ही उदाहरण होगा। गृह में प्रवेश, तो में किसका है, देख ही रहे होंगे आप, अधिकरण तत्पुरुष का, है ना। लास्ट वन, आप बीती, जब आपने इसका विग्रह करा तो आप क्या इसका विग्रह क्या करेंगे, आप पर बीती। तो जो ये पर देख रहे हैं किसका है, अधिकरण। तो ये कौन सी कारक होगी, अधिकरण कारक होगी। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमने दो लास्ट लेक्चर्स, इसके पहले वाला जिसमें हमने 3 समास को ऑलरेडी पहले देख चुके थे, उसके आगे के जो बचे हुए थे उसको अपन ने इस लेक्चर में कवर किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपका समय लेना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर, हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल जो चैनल है, यहाँ पर आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग वगैरह और एनटीपीसी के सेट वगैरह की लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। क्या कराई जा रही है, लाइव क्लासेस। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोग आ करके, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप अपनी तरफ से बोले कि यार क्लासेस चल रहे हैं, और उनको ज्यादा से ज्यादा अटेंड करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। तो इस समय को यूटिलाइज करिए। आप लोग जान रहे हैं, सभी लोग, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ये सिचुएशन अभी थोड़ा सा हम लोग काफी डील कर रहे हैं कि अपन ऑफलाइन क्लासेस नहीं चला सकते। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा आकर के चैनल को देखिएगा, जो लाइव क्लासेस या सेशंस चल रहे हैं उनको देखिएगा, जो वीडियोस है उनको देखिएगा, है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय भारत।